Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Physics, Class 9th Metric, Sin Textbook Board. I'm sure. आज जो टॉपिक्स हम स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी। एक्चुअली ये तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तीनों फोर्सेस के बारे में, तीनों चीज़ों के बारे में समझेंगे थोड़ा बहुत। देन वर्क, फिर पावर और एनर्जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली एनर्जी एक फिक्स क्वांटिटी है दुनिया में। एक एनर्जी खत्म नहीं हो सकती। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक आवर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स के लिहाज से जो वर्क है, जो काम अगर कहा जाए, तो वो आपका एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस कवर करना है। अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं सारा दिन, चाहे आप लैपटॉप चलाएं या आप अपनी ही सीट पर बैठे रहें, तो आपने कोई काम नहीं किया। लेकिन अगर आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाते हैं, तो इस बीच में जो फासला, जो डिस्टेंस आपने कवर किया है, आपने उतना वर्क किया है फिजिक्स के हिसाब से। वर्क इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम सिस्टम। आपने जो डिस्टेंस कवर किया, इस बीच में जितनी आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है या कुछ एनर्जी जो आपने गेन की है, वर्क जो है इनसे रिलेटेड होता है। हम इस चैप्टर में वर्क, पावर और एनर्जी और इन तीनों टर्म्स के आपस में रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। वर्क क्या होता है? जब हम किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कहते हैं कि हमारा वर्क हो गया। ये डेफिनेशन है किसके हिसाब से? ये होती है डेफिनेशन साइंस के हिसाब से, कि जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए और वो कुछ डिस्टेंस डी कवर करे, तो हम कहेंगे कि हमारा वर्क डन हो गया है। लेकिन अगर वो बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करती और d इज इक्वल टू होता है हमारा 0, तो हम कहेंगे हमारा वर्क नहीं हुआ। वर्क इज इक्वल टू 0। वर्क हमारा मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है? वर्क हमारा मैक्सिमम जब होता है जब हमारा एंगल cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो वर्क हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 0 की कंडीशन में हमारा वर्क मैक्सिमम होता है। वर्क मालूम करने का फॉर्मूला है कि जो हमारी फोर्स है, एक तो फोर्स, दूसरा वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, एफ इंटू डी। तीसरी चीज, हम किस एंगल के साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो एंगल। तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। अगर हमारी जो हमने फोर्स अप्लाई की है, हमारी फोर्स और दूसरी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो वर्क हुआ है, अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो हम कहेंगे हमारा वर्क पॉजिटिव है। अगर ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, मीन्स वर्क हमारी एक डायरेक्शन में है और हमारी फोर्स दूसरी डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे हमारा वर्क नेगेटिव है। जो यूनिट है वर्क का वो है न्यूटन मीटर, और 1 joule is equal to 1 Newton meter। 1 joule क्या है? 1 joule is defined as the work done by a force of 1 Newton। 1 joule जो है, जब एक 1 न्यूटन की फोर्स वर्क करती है इन मूविंग अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक बॉडी को मूव करना कितने डिस्टेंस में? 1 मीटर के डिस्टेंस में। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। तो हम कहेंगे हमारा वर्क कितना है? हमारा वर्क 1 joule का है। Example 8.1. When a force of 100 Newton making an angle of 45 degrees with the horizontal displaces a body through 20 meter, find the work done। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी या कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक एंगल होता है, एक तो हमारी फोर्स और दूसरा डिस्टेंस जो उस बॉडी ने कवर किया है। इनकी मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं? क्या? हमारा वर्क। तो सबसे पहले आए हम डेटा बनाते हैं। फोर्स हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, डिस्टेंस कवर हमें गिवन है, और हमें मालूम क्या करना है? वर्क। वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हमें एंगल गिवन है cos थीटा की, cos थीटा इज इक्वल टू cos 45।
और फोर्स हमारी है 100 न्यूटन और डिस्टेंस हमने कवर किया कितना 20 मीटर्स। तो सिमिलरली इस सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज को रखकर हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1414 जूल्स। पावर पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर बेसिकली है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपने टाइम कितना कवर किया है, तो उसकी मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि आपकी पावर क्या है। आप मिसाल के तौर पे एक असाइनमेंट है जो एक स्टूडेंट ने 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर दी है और वही असाइनमेंट सेम असाइनमेंट दूसरे स्टूडेंट ने 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट की है। तो जब हम बात करते हैं पावर की, तो जिस स्टूडेंट ने कम टाइम इंटरवल के अंदर असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है उसकी पावर ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि जिसने 3 आवर्स के अंदर वर्क असाइनमेंट कंप्लीट की है। पावर इज डिफाइंड एज द वर्क पर यूनिट टाइम वर्क। जो हमारे पास पावर है उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इंटरवल। जब भी हमें किसी चीज़ की एवरेज पावर मालूम करनी हो तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि जो वर्क डन हमने किया है वो और उसको कितना टाइम लगा है वो। पावर और वेलोसिटी ये एक्चुअली इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि हम पावर और वेलोसिटी इन दोनों का आपस में रिलेशन किस तरह है। तो आए उसको सॉल्व करते हैं। Suppose a force F is applied on a body, it covers a distance d in the direction of force in time t। हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है F, उस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है d। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में, कितने टाइम में? टाइम t में। तो वर्क डन हम जानते हैं कि क्या है F इंटू डी, ठीक है। और हमारे पास एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम वर्क की जगह पर एफ इंटू डी रख देंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया हमने वो, और उसको डिवाइड कर दें किसके साथ? टाइम के साथ, मींस डी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वो क्या है? वो एवरेज वेलोसिटी है। तो हम इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं तो हमें पावर मिल जाएगी। पावर इज इक्वल टू फोर्स और जो वेलोसिटी उसने कवर की है वो, मींस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। उसका यूनिट है जूल पर सेकेंड कॉल्ड वॉट। वॉट क्या है? वॉट है बेसिकली पावर का यूनिट है और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। Energy. Energy is capability of doing work. Whenever we do work on a body, we store some amount of energy in it is equal to amount of work done. हम एनर्जी बेसिकली है कि कैपेबिलिटी, जो काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि इक्वल टू होती है जो हमने वर्क उसके ऊपर किया है उसके। हमारे पास एनर्जी के 2 टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है कि सलाहियत किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की सलाहियत किस वजह से, काम करने की सलाहियत मोशन की वजह से हो। बॉडी जब भी किसी मोशन के अंदर होती है, एक हाइट से नीचे गिर रही होती है, उसके बीच में वो जो उसके पास एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मास ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है कि जो मास से रिलेटेड होती है, किस सूरत में? जब वो बॉडी मोशन के अंदर होती है। और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन के हिसाब से जो वर्क कर सकती है, एक हाइट के हिसाब से, या वो किसी जगह पर ऐसी खड़ी हो जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाए। जो एनर्जी बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? उसकी पोजीशन की वजह से। तो हम कहेंगे वो एनर्जी क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी स्टोर करना, ठीक है। तो वो 2 टाइप्स कैसी है, कौन सी है? एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी है कि जब आप किसी बॉडी को एक हाइट के ऊपर फेंकें, या एक बॉडी है
वो अपनी समुद्री सतह से ऊपर गई है, किसी हाइट पर गई है, तो उसके अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। वो जब भी ऊपर से छलांग लगाएगी तो ग्रेविटी की वजह से वो अट्रैक्ट होगी, और जो वो वर्क उस सूरत में करेगी वो करेगी एक हाइट की वजह से। तो हम जो एनर्जी है उसके अंदर जो एनर्जी है वो एसोसिएटेड होगी किससे? ग्रेविटी से। तो हम कहेंगे कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बेसिकली एनर्जी एसोसिएटेड विद अ मास व्हेन लिफ्टेड टू अ हाइट इन द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड एनर्जी। अब है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल सच एज स्प्रिंग। हम जब भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? उसकी शेप की वजह से होती है। और कौन सी एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी और हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करनी है। लेट्स कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m on which a force F is applied. It covers a distance s. Its final velocity becomes v. Work done is covering displacement s. सबसे पहले तो हमारे पास एक्सप्रेशन किसकी है? वर्क की। और वर्क किसके इक्वल होता है? जो फोर्स हमने अप्लाई की एक तो वो F, और जो डिस्टेंस उसने कवर किया s। अब हमारे पास सेकंड लॉ से है कि F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और हमारे पास मोशन की इक्वेशन है, वो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इनिशियली तो कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, मींस वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जैसे कि यहाँ बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, तो हम वी एफ स्क्वायर की जगह पे v लिख सकते हैं। और जिस तरह यहाँ पर आखिर में इक्वेशन में बचता है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो हम 2a को नीचे 2a को नीचे लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है, क्या है? s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। हम हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं और f की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। f इज इक्वल टू एम ए और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a, इस तरह। फिर यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हमारे पास हो रही है। इन लास्ट हमें एक इक्वेशन मिलती है, क्या? 1/2 mv²। ये किसकी इक्वेशन है? ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम जब भी एक बॉडी को एक जो उसकी इनिशियल पोजीशन है अगर उसको उससे ऊपर लेकर जाते हैं और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आती है, तो हमने एक वर्क किया है। हमने वर्क क्या किया? हमने उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, हमने एक बॉडी को नीचे से ऊपर लेकर गए, ठीक है। तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। वो किस वजह से होगी? वो ग्रेविटी की वजह से होगी। और हम उस एनर्जी को क्या कहेंगे? हम उस एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy possessed by a body in gravitation's field is called gravitational potential energy. Consider a body lifted to a height h. हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं अब, मीन्स एक फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमने एक बॉडी को एक डिस्टेंस कवर किया, एक हमने हाइट कवर की है, कौन सी? h। किस फोर्स से? w से। w इज इक्वल टू एम जी। वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि हमने बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से थोड़ा लेकर गए हैं, हमने उसको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी मीन्स आवर वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। डी कितना है हमारा? डिस्टेंस कितनी है हमारी? h। और हमारी फोर्स कितनी है? mg। पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ? Pe इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 8.2। अ कार वेट्स 19,600 न्यूटन, ये उसका वेट है। इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। इफ इट इज ब्राउट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, अगर ये रेस्ट की पोजीशन पे आती है, कितने डिस्टेंस में? मींस ब्रेक्स अप्लाई किए गए, तो उस बॉडी ने ब्रेक्स अप्लाई करने से डी एक्सेलरेशन हुई और उसने कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर फाइनली रेस्ट की पोजीशन में आई। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 100। फाइंड एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमें क्या मालूम करना है? हमें फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है। अब सबसे पहली बात, जब बॉडी को रेस्ट पे लाया गया तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं,
लेकिन उसकी स्पीड कितनी हुई, उसकी स्पीड जब रेस्ट पे आ गई तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट पे बॉडी की स्पीड कितनी होती है, ज़ीरो। और इनिशियल स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कार का वेट कितना है, 19,600। और हमारे पास कुछ और दूसरी चीज़ डेटा के अंदर गिवन नहीं है। अब जबकि कार एक मोशन के अंदर है, मींस कार के अंदर कौन सी एनर्जी है, कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो कार एक स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। और जब हमने कार के ऊपर ब्रेक सप्लाई की, मींस हमने एक वर्क किया है। वर्क किसके अगेंस्ट किया, हमने कार के अगेंस्ट किया है, मींस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी, और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल में रख सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब हमारे पास मास नहीं गिवन, हमारे वेट गिवन है, लेकिन हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू W/g। तो हम इसको सॉल्व कर कर m की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमारे पास फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं, 1/2 mv² इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। फोर्स हमें मालूम नहीं है, हमें यही फ्रिक्शनल फोर्स हमें मालूम करनी है। हमें डी डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, वो कितना है, वो 100 मीटर्स है। एम की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, v² के आखिर जो कार मूव कर रही थी उसकी स्पीड कितनी थी, तो वो भी हमें गिवन है। अब हम इस फॉर्मूले से 1/2 mv² इज इक्वल टू F इंटू डी के फॉर्मूले में की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स मालूम कर सकते हैं। आप जो भी हमारे पास डेटा जो हमने ऊपर सॉल्व किया है, आप उस वैल्यूज को उनके अंदर पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू 9000 न्यूटन। एक एनर्जी जो किसी भी बॉडी के अंदर, उसको अगर हम प्रेस करते हैं उस वजह से, या अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं उस वजह से स्टोर होती है, तो हम उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। This type of potential energy is due to constrained position of a spring and is called elastic potential energy, जो बाद में कर चुका हूँ। To calculate energy stored in a compressed spring, we calculate work required to compress it. अब हमें अगर वर्क कैलकुलेट करना है या हम एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, हमें अगर ये कैलकुलेट करना है, तो हमें सबसे पहले उसका वर्क कैलकुलेट करना होगा कि आखिर उस पर वर्क कितना हुआ है। हम इस फिगर को कंसीडर करते हैं, ये पोजीशन इस स्प्रिंग की इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। जब हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसने एक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हमारा, x, फोर्स क्या है, F। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे हमारा डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन ख़त्म करनी है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक तो इज इक्वल टू के साथ, और दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या है, कांस्टेंट इज k। अब हमें क्या मालूम करना है, एस कंप्रेशन फोर्स इज 0 एट ओरिजिन एंड एवरेज फोर्स नीडेड एट ओरिजिन इज, हमें कंप्रेशन फोर्स जो ओरिजिन है इस पर कंप्रेशन फोर्स कितनी लग रही है, इस वक्त कितनी लग रही है, तो 0 है, ठीक है। और हमें कितनी एवरेज फोर्स चाहिए वो हम आकर कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमें एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है तो इनिशियली हमारी पोजीशन पर कितनी फोर्स है, 0 फोर्स है, मींस F इज इक्वल टू 0। और अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, यहाँ पर एवरेज है, मींस हमारी जो फर्स्ट फोर्स लगी है एक तो वो, और दूसरी फोर्स जो है वो, हम उन दोनों को ऐड कर कर और फिर डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हमारी जो इनिशियली पोजीशन पर जो कंप्रेशन फोर्स लग रही थी वो क्या थी, वो 0 थी। और उसके बाद वाली पर जब कंप्रेस हो गई उस पर कितनी कंप्रेशन फोर्स है, उस पर है kx, ये हमारी कंप्रेशन फोर्स है। अब अगर हम इस इक्वेशन को या इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 1/2 kx। ये हमें क्या देगी, हमें फोर्स देगी, एवरेज फोर्स। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 kx। इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना और फिर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन। आज हम इस टॉपिक को स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। अमाउंट ऑफ सम क्वांटिटीज नेवर चेंज, दे आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज। एनर्जी इज अ कंजर्व क्वांटिटी। बेसिकली कुछ चीज़ें होती है दुनिया में जो ख़त्म नहीं होती,
या जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है, हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह हमारा फ़ैन चलता है, तो फ़ैन अपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट करता है, उसको हीट के अंदर कन्वर्ट करता है, और थोड़ी बहुत साउंड के अंदर भी कन्वर्ट करता है। अभी इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आप अगर इधर इस फिगर को कंसीडर करें, तो अगर जो बॉडी है जो हाइट पर होती है, वी ऑब्जर्व एज द कार इज एट हाइट h, so it has high potential energy and low kinetic energy. As car falls down, there occurs a conversion of energy from potential energy to kinetic energy. जब बॉडी एक हाइट पर होती है, जब कार इस हाइट पर रेस्ट पोजीशन में होती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब बॉडी इधर स्पीड में आ रही होती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही होती है। तो मीन्स जब लॉस हो रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी में, बेसिकली गेन होता है काइनेटिक एनर्जी में। एज द एट हाइट whole energy is potential energy, and when falling conversion starts, loss of potential energy is gain of kinetic energy. As body arrives nearer to the surface, it has maximum kinetic energy. अब जब बॉडी इस जगह पर पहुंच जाती है, तो उसकी मिनिमम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, और इसकी मैक्सिमम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, क्योंकि बॉडी की स्पीड कम हो रही होती है, बॉडी की स्पीड ज़्यादा होती है और बॉडी की हाइट कम हो जाती है। मींस पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। फिर जब इस जगह पे पहुंचती है, तो तब भी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत पोटेंशियल एनर्जी के। और फिर हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम इन दोनों एनर्जीज के बीच में जो चेंज आ रहा है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। Example 8.3. An object of mass 500 gram falls from a height of 20 meter on the ground. If there is no air friction, find the kinetic energy possessed by the object just before touching the ground. अब जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ग्राउंड पर टच करने वाला था, हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है उसको टच करने से पहले की, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट एक हाइट पर है, हाइट कितनी है 20 मीटर, इस पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्राउंड से लेकर एक हाइट तक का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, इसके पास एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इन दोनों इसके एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इन दोनों फार्मूलाज को एक दूसरे के इक्वल में रख सकते हैं, क्योंकि जितनी लॉस एनर्जी हो रही है उतनी गेन एनर्जी हो रही है। हम काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले की हेल्प से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी का हुआ है वही हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है। तो mgh हमें मास गिवन है 500 ग्राम, g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 और हाइट हमें गिवन है 20 मीटर। तो हम फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं और 1/2 mv² को इक्वल टू कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सॉल्व होकर आ जाती है 98 जूल्स। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी की कंजर्वेशन। एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होना। उसी तरह जब हम एक बल्ब को लाइट करते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल में बल्ब है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ये लाइट जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट में, लाइट और एक हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। उस ये एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। Fill in the blanks. 8.2. The work will be maximum if the angle between force and displacement is 0, क्योंकि cos थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos मैक्सिमम होगा कितना 1। जब cos थीटा मीन्स थीटा 0 होगा, जब cos 0 डिग्री को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। इसका मतलब
जो हमारा वर्क है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा कि जब हमारा एंगल जो फोर्स जिससे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एंगल हमारा 0 डिग्री पे होगा, तो हमें वर्क हमारा मैक्सिमम होगा। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्रीज, हमें 180 डिग्रीज का एंगल गिवन है, मींस कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इस वजह से अगर हम इसको एक मिनट इस तरह करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगल टोटल कितना हुआ 180 डिग्रीज, तो हमारा वर्क क्या हुआ वर्क नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। Power is the product of dash and velocity. Power is product of force and velocity. The ability of a body to do work is called dash. Ability of a body to do work is called energy. 1 horsepower is equal to 746 watt. Energy is a conserved quantity, क्योंकि आप एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते. Energy can be converted from one form to another form. Identify the correct answer. 1 joule is equal to 1 Newton second. Power is defined as the rate of change of doing work. The energy associated by a body due to its position. किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है अगर वो पोजीशन की वजह से, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं कहते, उसको हीट एनर्जी नहीं कहते, लेकिन उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. The work will be positive if the angle between force and displacement is, वर्क पॉजिटिव किस सूरत में होगा जब आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका वर्क भी हो रहा है, तो ये कितना एंगल है इन दोनों के बीच में 0 एंगल है, मींस आवर वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0. थैंक यू. काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और नीचे कमेंट्स में अपना कीमती व्यूज़ देते रहिए ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशंस को बेहतर से बेहतर बना सकें. अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है. आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं, और जितने भी आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में गिवन है सारे इन्हीं सब फार्मूला से इजीली सॉल्व हो सकते हैं. थैंक यू.